हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लेकर आ गए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 अध्याय 3 लेकर। और हमारा अध्याय 3 है संख्याओं के साथ खेलना। और यहाँ में दिए हैं 12 के गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंड इस तरह से निकाले हुए हैं। फिर आ जाते हैं नीचे, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो हम इस तरह से दिया है 48 के गुणनखंड निकालने हैं, तो इस तरह से इनके फैक्टर कर देंगे 1 2 3 4 6 8, जिससे 48 डिवाइड होता है वो सारे या 48 के गुणनखंड होंगे। इसी तरह से 20 के गुणनखंड निकाले हैं हमने। अब यहाँ उन्होंने दिया है 12 16 और 18 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। तो ये इस तरह से अपन हल कर लेंगे और यहाँ लघुत्तम समावर्त आ जाएगा अपना 144, अपना उत्तर होगा। अब आ जाते हैं, यहाँ दिया हुआ है 18 और 24 के महत्तम समावर्तक निकालने हैं। तो यहाँ 18 के फैक्टर निकाल देंगे और यहाँ 24 के फैक्टर निकाल लेंगे। और इस तरह से जो कॉमन होगा, महत्तम समावर्तक का मतलब होता है कॉमन, जो हमारा सार्व गुणनखंड होता है। तो यहाँ हमारा सार्व गुणनखंड 2 और 3 आ जाएगा, जिसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ दिया हुआ है। फिर इन्होंने पूछा है 16 और 28 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से कर लेंगे, जैसे ऊपर किया हुआ है ऐसे ही आप नीचे कर लेना। 16 के फैक्टर निकाल लेंगे और इधर 28 के फैक्टर कर लेंगे और कॉमन जो फैक्टर होगा वो अपना आ जाएगा। तो यहाँ 4 अपना उत्तर होगा। अब आ जाते हैं प्रश्नों पर। तो अपना प्रश्न उन्होंने दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से संपूर्ण संख्या है। तो संपूर्ण संख्या अपनी होगी 6 और अपना ऑप्शन ए राइट होगा। और इस तरह से इसको फिल कर देंगे। तो संपूर्ण संख्या क्या होती है? संपूर्ण संख्या वह होती है जिस संख्या के सभी गुणनखंड उस संख्या के दोगुने के बराबर हों। तो यहाँ अपना 6 उत्तर होगा। तो ये ऐसे निकाल सकते हैं 1 2 3 और नहीं हाँ 1 2 3 और 6 आ जाएगा। इनका ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। जो 6 का दोगुना है, 6 का 2 में गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12, इसलिए अपना जो संपूर्ण संख्या होगी वो 6 होगी। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है अपना 36 के गुणनखंडों की संख्या। तो 36 के गुणनखंड अपने होंगे 1 2 3 4 6 के बाद 9 के बाद 12 और 12 के बाद 18 और 36। तो कितने हो जाएंगे? 3 3 6 और 3 9। तो अपना उत्तर जो होगा 9 होगा और डी ऑप्शन अपना राइट होगा। तो उसको डी को फिल कर देंगे। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी आवाज़ संख्या है। तो सबसे छोटी आवाज़ संख्या अपनी 2 होगी। तो अपना ऑप्शन सी राइट होगा और सी को फिल कर देंगे। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को 5-5 टॉफ़ियाँ बांटता है। बताइए शिक्षक के पास कुल टॉफ़ियों की संख्या का इकाई अंक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है यदि वितरण के बाद उसके पास कोई टॉफ़ी शेष ना बचे। तो टॉफ़ी जैसे अगर 3 बच्चे हैं तो आ जाएगा 5 तिया 15, 4 हैं तो 5 चौको 20, 5 है तो 5 25, 6 हैं तो 5 छक्के 30। तो अपना जो इकाई का अंक आएगा वो 0 या 5 होगा। तो 5 इसमें कहीं ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, यहाँ ऑप्शन 0 मिल रहा है, इसलिए ये अपना ऑप्शन ए राइट होगा। और 0 इधर लिख देंगे और ए को फिल कर देंगे।
फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक कॉलोनी में कुल 20 मकान हैं। इन मकानों पर 1 से 20 तक के नंबर अंकित हैं। उन मकानों की संख्या बताइए जिन पर संख्या 18 के गुणनखंड वाले नंबर अंकित हैं। तो संख्या 18 के गुणनखंड कौन से होंगे? 1, 2, 3, 6, 9 और 18। तो कितने हो गए अपने 18 के गुणनखंड? 3 और 3 6। तो अपना सी ऑप्शन राइट होगा और 6 इधर लिख देंगे और सी को फिल कर देंगे। फिर आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, संख्या 7 के प्रथम 5 गुरज लिखिए। तो 7 का पहाड़ा पढ़ देंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28 और 7 पंचे 35। तो अपने ये 7 के प्रथम 5 गुरज होंगे। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, एक दूध वाला 2 घरों में क्रमशः 1 सही 1/2 लीटर एवं 2 सही 1/2 लीटर दूध देता है। बताइए वह बड़े से बड़े किस माप का प्रयोग करे कि दोनों घरों में एक ही मापक बर्तन में दूध माप कर दे सकें। तो पहले घर में दूध कितना आ रहा है? 1 सही 1/2 लीटर। इसको सही बटे में लिख लेंगे तो आ जाएगा 3/2 लीटर। और दूसरे घर में दूध कितना आ रहा है? 2 सही 1/2 यानी कि 5/2 लीटर। अब मासा निकालेंगे। यहाँ अपन को भिन्न के रूप में इसको दिया हुआ है, इसका मासा ऐसे निकालेंगे। मासा निकालने के लिए अंश का मासा और हर का लासा बटे हर का लासा। तो 3 और 5 का मासा यानी कॉमन फैक्टर 1 होगा। 3 एकम 3 और 5 एकम 5। तो कॉमन फैक्टर अपना क्या हुआ? 1। मतलब कॉमन जो संख्या होगी वो 1 होगी। तो 1 यहाँ लिख देंगे। फिर हर का लासा है अपना 2। यहाँ पे भी 2 है। लासा निकालेंगे तो 2 ही आएगा। तो यहाँ 2 लिख देंगे। तो अपना जो मासा होगा वो आ जाएगा 1/2। तो वह बड़े से बड़े 1/2 लीटर के मापक का उपयोग करेगा। ये इस तरह से आप हल कर लोगे। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 24 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। तो 24 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। जिससे 24 कटता है वो सभी 24 के गुणनखंड होंगे। तो यहाँ लिख देंगे। फिर आ जाते प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 दिया है, 3 बिस्कुटों के ब्रांड XYZ के पैकेटों में क्रमशः 12, 15 तथा 21 बिस्कुट हैं। कोई दुकानदार समान संख्या में ही तीनों प्रकार के बिस्कुट खरीदना चाहता है। उसे प्रत्येक प्रकार के कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे? तो अपन यहाँ लघुत्तम समावर्तक निकाल लेंगे। तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे और लघुत्तम समावर्तक अपना आ जाएगा 420। अतः लिख देंगे 420 पैकेट खरीदने होंगे। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, किसी हॉल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 1125 सेंटीमीटर, 825 सेंटीमीटर और 375 सेंटीमीटर है। एक ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा माप सके। तो इस तरह से गुणनखंड निकाल लेंगे तीनों संख्याओं के, यहाँ लिख देंगे। और जो अपना कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समावर्तक होगा वो अपना होगा 3, 5 और 5। इनका गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। अतः सबसे लंबा फीता 75 सेंटीमीटर का होगा जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा माप सकेगा। इस तरह से इसको लिख लेंगे। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 11, एक ग्राहक दुकानदार को 100 रुपये के भुगतान के लिए 5 रुपये एवं 10 रुपये के नोटों का उपयोग
करता है। 5 रुपये एवं 10 रुपये के नोटों की संख्या लिखिए। तो इसके विविध उत्तर होंगे, लेकिन इसको कुछ मैंने किए हुए हैं, देख सकते हो आप। 100 का ऐसे कर लेंगे, 5 गुणा 20 तो 5 रुपये के 20 नोट होंगे। 100 को करेंगे 10 गुणा 10 तब 10 रुपये के 10 नोट होंगे। इस तरह से भी लिख सकते हैं 100 को 5 गुणा 8 प्लस 10 गुणा 6 यानी कि 5 रुपये के 8 नोट और 10 रुपये के 6 नोट। सॉरी, यहाँ 8 लिख दिया, 6 लिखना है। 10 रुपये के 6 नोट, नहीं 5 रुपये के 8 नोट, 10 रुपये के 6, सही लिखा है 5। फिर एक और भी कर सकते हैं, 5 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 5 यानी कि तब 5 के 10 नोट और 10 के 5 नोट। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 है संख्या 17 और 71 अभाज्य संख्याएं। इन दोनों संख्याओं में से 2 अंक 1 और 7 हैं। 100 तक की संख्याओं के ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। तो अपने ये युग्म आ जाएंगे 13 और 31 और 37 और 73 ऐसे युग्म होंगे। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 दिया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहें। तो इस तरह से यहाँ लघुत्तम समावर्त निकाल लेंगे तो अपना आ जाएगा 180 और प्रत्येक दशा में 7 शेष बचने पर 180 में 7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 187। अतः वह सबसे छोटी संख्या 187 होगी जिसे 12, 18 और 30 से भाग देने पर 7 शेष बचेगा। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, दैनिक जीवन से संबंधित लघुत्तम समावर्त एवं महत्तम समावर्तक का एक एक उदाहरण दीजिए। इन दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो अंतर अपना इधर लिख लेंगे, एक साइड महत्तम समावर्तक और दूसरी साइड लिख लेंगे लघुत्तम समावर्त। हमने यहाँ दो अंतर लिख दिए हैं, आपको केवल एक उदाहरण लिखना है दैनिक जीवन का। तो आप लिख सकते हैं जो महत्तम समावर्तक होता है वो सदा गणना करने के काम आता है और जो लघुत्तम समावर्त होता है वो आगामी घटना आदि की जानकारी प्राप्त करने के काम आता है। क्योंकि उन्होंने दैनिक जीवन का पूछा है इसलिए आप ये लिख सकते हैं कि मासा सदा गणना करने के काम आता है और लासा आगामी घटना आदि की जानकारी प्राप्त करने के काम आता है। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। और प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि इन्हीं 3 संख्याओं के लिए एक लघुत्तम समावर्त से संबंधित प्रश्न बनाइए जिसका लघुत्तम समावर्त में तीनों संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचें। तो इसमें आप कोई भी 3 संख्याएं ले सकते हैं। यहाँ मैंने 3 संख्याएं 6, 12, 18 ली हैं और इस तरह से इनका लघुत्तम समावर्त निकाला है। तो यहाँ आ जाएगा अपना 36 और प्रत्येक दशा में 3 शेष बचने पर संख्या होगी तो 36 में 3 जोड़ देंगे तो वह संख्या 39 होगी। और 39 में आप 6 का, 12 का, 18 किसी का भी भाग दोगे तो 3 शेष बचेगा। तो आप यहाँ कोई भी और भी संख्याएं ले सकते हैं, इसी तरह से संख्याएं लेकर उसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना जो अध्याय 3 होता है वो पूरी तरह से हल हो जाता है। तो आप इस तरह से सभी बच्चे इस अध्याय 3 को हल कर सकते हैं। तो यहाँ अध्याय 3 का अपना समापन हो जाता है। धन्यवाद बच्चों।